नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक के एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो आप सीक्वेंस को एग्जाम के नाम के और डेट के हिसाब से भी मिला सकते हैं। जैसे कि ये क्लोज टेस्ट जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये आया हुआ है एसएससी 10+2 लेवल डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम 11 दिसंबर 2011 के सेकेंड सिटिंग दिल्ली जोन में। तो अगर आपको ये एग्जाम और इसकी डेट अगर पता है तो आप इस हिसाब से भी सीक्वेंस को मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के क्लोज टेस्ट को। ये आपको जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें ब्लैंक्स छोड़े गए हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना होता है अपनी ग्रामर की, अपनी वोकैबुलरी की और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के बेसिस पर। तो देर किए बिना ही इस क्लोज टेस्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं, देखेंगे कि कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर आना चाहिए। ये क्लोज टेस्ट मैं फिर से बता देता हूँ, एसएससी 10+2 लेवल डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम 11 दिसंबर 2011 सेकंड सिटिंग दिल्ली जोन में आया है। तो इस हिसाब से भी आप अपनी जो भी आपके पास जो भी किरण पब्लिकेशन का एडिशन है, उस एडिशन में इस डेट के हिसाब से, इस एग्जाम के नाम के हिसाब से इसको ढूंढ सकते हैं। ये आगे पीछे एक दो पेज पलटोगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लिखा हुआ है 20 मिलियन ईयर्स अगो, पास्ट में चला गया, आवर इमीडिएट एंसेस्टर प्रोबेबली स्टिल लिव्ड इन द ट्रीज, ओके, आफ्टर वी केम फ्रॉम द ट्रीज। अब देखिए, अक्रॉस, अंडर, इनटू, डाउन। फ्रॉम यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की तरह लगाया गया है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी लिखा है यहाँ पर। तो दूसरी प्रीपोजिशन की तो यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर आवश्यकता है एक्चुअली में एडवर्ब की। तो यहाँ पर कौन सा वाला एडवर्ब हमें लगाना चाहिए, अंडर, इनटू या डाउन? यहाँ पर हमें डाउन लगाना चाहिए, क्योंकि कहाँ पर थे हम? ट्री पर थे। अगर ये हमारा ट्री है और हम ट्री पर रहते हैं तो ट्री से हम नीचे की लोअर पोजीशन को रिफर करता है डाउन, ठीक है। डाउन रिफर्स टू लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन वर्टिकल एस्पेक्ट्स में, ठीक है। जब हम वर्टिकली देखते हैं तो हम इसे डाउन कहते हैं और इसे कहते हैं ओवर, ऊपर वाली पोजीशन को। तो यहाँ पर सही एडवर्ब होना चाहिए आपका डाउन, अक्रॉस नहीं, अंडर नहीं, इनटू नहीं। अंडर तो अंडर और इनटू भी देखिए, ये जो प्रीपोजिशन है ये एडवर्ब की तरह भी काम कर जाते हैं, एडवर्ब प्लेस की तरह। लेकिन ये बाकी के जो एडवर्ब है यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है। यहाँ पर इस वर्टिकल पोजीशन को बताने के लिए, डाउनवर्ड लोअर पोजीशन को बताने के लिए डाउन एडवर्ब सही है। चलिए आगे चल लेते हैं। 171 हो गया, 172 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वी आफ्टर वी केम डाउन फ्रॉम द ट्रीज वी इवॉल्व, इवॉल्व मतलब डेवलप्ड, वी डेवलप्ड एन अपराइट पोस्चर, पोजीशन, पोज और पोस्टीरियर। देखिए, इन वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अपराइट यहाँ पर एडजेक्टिव लगा हुआ है एंड यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक नाउन आएगा। अब ये सारे के सारे नाउन हो सकते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर एडजेक्टिव भी हो सकता है, बाकी पोस्चर जो है नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, पोजीशन नाउन भी है और वर्ब भी है, पोज नाउन भी है और वर्ब भी है। देखिए, पोस्चर और पोज के बीच का डिफरेंस आपको समझा देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं आपको जनरल लाइफ में, जनरल एग्जाम्पल में भी यूज करने के लिए आ सकता है। पोज और इधर लिखा मैंने पोस्चर। देखिए, पोज जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। पोज रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड। जब आपको फोटो खिंचाना होता है तो आप एक स्पेसिफिक पोजीशन में आके खड़े हो जाते हैं। वो स्पेसिफिक पोजीशन आपकी कोई भी हो सकती है, उस स्पेसिफिक पोजीशन में आके खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो उसको कहते हैं पोज, ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफ के अलावा और कोई भी पर्पस हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक पर्पस हो सकता है। आप हो सकता है कोई एक्ट, किसी स्पेशल कोई एक्ट कर रहे हो, कोई आर्ट में आप किसी आर्टिस्टिक सिचुएशन में हो, तो वहां पर वो आर्टिस्टिक पर्पस भी हो सकता है, एस्थेटिक पर्पस हो सकता है। आपकी पेंटिंग बनाई जा रही हो तो आपको एक पोज लेने के लिए बोला गया हो कि आप इस पोज में खड़े हो जाइए, इसी पोज में आपकी पेंटिंग बनाई जाएगी, ड्राइंग की जाएगी। तो कोई भी आर्टिस्टिक, एस्थेटिक, ठीक है, पर्पस हो सकता है।
कोई स्पिरिचुअल पर्पस भी हो सकता है। हम किसी स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, किसी विशेष प्रकार के योगा या मेडिटेशन करने के लिए किसी स्पेसिफिक पोज में आ जाते हैं। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो एक स्पेसिफिक पोज में आगे करते हैं, तो पोज जो है बॉडी के एक स्पेसिफिक पोजीशन को रिफर करता है। ठीक है, जब वो नाउन होता है, इसी मीनिंग में वो वर्ब भी हो सकता है। वर्ब का जब वो वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू मूव इनटू अ स्पेसिफिक पोजीशन। ये खोलिए देखो, टू मूव इनटू अ स्पेसिफिक पोजीशन। इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम उसको वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू मूव इनटू अ स्पेसिफिक पोजीशन या टू स्टे इनटू ए स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, पर्पस हमारा वही रहेगा कि फोटो खिंचाना है या कोई आर्टिस्टिक एस्थेटिक पर्पस है या किसी स्पिरिचुअल पर्पस के लिए हम एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गए। टू स्टे इनटू ए स्पेसिफिक पोजीशन। पोस्चर का मतलब क्या होता है? पोस्चर जो है हमारी जनरल पोजीशन होती है, एक तरह की जनरल पोजीशन। सामान्यतः हम जिस तरह से चलते हैं, हम जिस तरह से बैठते हैं, हम जिस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो उस समय जो हमारी बॉडी की पोजीशन होती है, हमारी स्पाइन कहाँ है और हमारी किस तरह से जो है एडजस्टमेंट्स है सारे पार्ट्स का, उसको उस पोजीशन को हम पोस्चर कहते हैं। जनरल पोजीशन ऑफ बॉडी व्हाइल मूविंग, स्टैंडिंग और सिटिंग। ठीक है, जब पोस्चर नाउन होता है तो उसका ये मीनिंग होता है। जब वो वर्ब होगा तो उसका मतलब हो जाता है टू बिहेव अफेक्टेडली। इस तरह से बिहेव करना कि दूसरों पर उसका अफेक्ट पड़े। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। टू इम्प्रेस अदर्स, टू बिहेव अफेक्टेडली टू इम्प्रेस अदर्स। ये जब वर्ब होती है पोस्चर, इसका मतलब हो जाता है। बाकी क्या था? पोजीशन का मतलब देखिए कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हो सकता है। पोजीशन का मतलब होता है वो प्लेस जहां पर कुछ रखा हुआ है। द प्लेस ऑफ समथिंग, जहां पर कोई चीज रखी हुई है तो वो उसकी क्या हो गई? पोजीशन हो गई। तो ये जो प्लेस है ये कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हो सकता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन मैं लिख देता हूं, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये कोई लेवल को भी रिफर कर सकता है। आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या प्लेस है वो आपकी पोजीशन को बताता है। कोई लेवल हो गया, कोई रैंक हो गई, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड हो गया। ये सारे के सारे मेटाफोरिकल सेंस में आ गए। मेटाफोरिकल सेंस। ठीक है, बाकी और क्या वर्ड था हमारे पास? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है सिचुएटेड या लोकेटेड एट द एंड ऑफ समथिंग। एट द एंड और रियर। रियर मतलब जो पीछे का जो प्लेस होता है किसी, मान लो कोई कार है तो कार का जो रियर लाइट होती है वो किसे कहते हैं? बैक वाली लाइट को। फ्रंट लाइट किसे कहते हैं हम? जो आगे वाली लाइट जो बोनेट पे लगी रहती है। ठीक है, सिचुएटेड लोकेटेड एट द एंड या रियर साइड ऑफ समथिंग। मान लो कि आपके पास 4 डब्बे रखे हैं, ये 5 डब्बे रखे हैं, तो ये क्या है? पोस्टीरियर है। ये इसकी पोजीशन क्या है? पोस्टीरियर पोजीशन है, क्योंकि एंड में है। इसकी पोजीशन क्या है पहले वाले की? ए बी सी डी ई। तो ई को हम पोस्टीरियर पोजीशन पे कह सकते हैं। ए को हम कहेंगे एंटीरियर पोजीशन पे। जो फ्रंट में होता है उसको एंटीरियर बोला जाता है, जो बैक साइड में होता है, रियर साइड में होता है, उसको पोस्टीरियर कहा जाता है। ठीक है, एक मीनिंग तो यही हो गया इसका। पोस्टीरियर का दूसरा मतलब हो सकता है बटक्स, है ना, बैक साइड ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन के जो बटक्स होते हैं उनको भी हम पोस्टीरियर कह सकते हैं, वो भी उसकी बैक साइड होती है। तीसरा एक और मीनिंग इसका निकल के आ सकता है टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में जो चीज बाद में है, जो सब्सिक्वेंट है, जो बाद में आई है, उसको पोस्टीरियर कह सकते हैं। मैं यहां पर लिख सकता हूं कमिंग आफ्टर। ठीक है, या सब्सिक्वेंट, जो किसी चीज के बाद आई है उसको क्या कह सकते हैं? पोस्टीरियर कह सकते हैं। कमिंग आफ्टर इन टाइम, कोई इवेंट हो, कोई सीरीज हो, कोई ऑर्डर हो, ठीक है,
कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, उसमें जो चीज बाद में आएगी उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं, जो सबसे पहले आ गई उसको एंटीरियर कह देंगे। ये पोस्टीरियर का मतलब है। तो हम यहाँ पर किस चीज को रिफर कर रहे हैं? पोस्टीरियर को तो रिफर कर नहीं रहे, बाद वाले को तो रिफर कर नहीं रहे हैं। पोज और पोस्चर में से कौन सा आना चाहिए? वो कह रहे हैं कि पहले हम पेड़ों पर थे, पेड़ों के बाद हम नीचे आ गए, तो जो नीचे आने के बाद जो हमने डेवलप किया वो अपने पोस्चर को डेवलप किया। पहले हम एनिमल्स की तरह चलते थे, 2 हाथ और 2 पैरों का इस्तेमाल करके चलते थे, पोस्चर भी हमारा वैसा था। धीरे धीरे फिर हम खड़े होने लग गए, 2 टांगों पे चलने लग गए, तो ये हमारे पोस्चर में चेंज आया, हमारा पोस्चर इवॉल्व हुआ। ठीक है, हमारे चलने का, हमारे बैठने का, खड़े होने का तरीका चेंज हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? अपराइट पोस्चर। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। पोज नहीं, पोजीशन नहीं, पोज कोई फोटो वोटो नहीं खिंचा रहे हैं, पोजीशन से एप्रोप्रिएट वर्ड है पोस्चर। ठीक है, पोस्टीरियर तो आने नहीं था। ये हो गया 172। 173 पर चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, आफ्टर वी केम डाउन फ्रॉम द ट्रीज वी इवॉल्व एन अपराइट पोस्चर, आवर हैंड्स वर मोर यूजफुल। ठीक है, जब हम 2 टांगों पे खड़े होकर चलने लगे तो हमारे जो 2 हैंड थे वो ज़्यादा यूजफुल हो गए। पहले वो केवल चलने के काम में आ रहे थे, अब वो दूसरे काम भी कर सकते थे। यही कहने का मतलब है उसका। आवर हैंड्स वर मोर यूजफुल बीइंग फ्री, टाइट, लूज, लेजी। बीइंग फ्री, ठीक है, पहले वो हमारे चलने के काम में आ रहे थे, लेकिन जब हमने अपना पोस्चर चेंज किया तो अब वो फ्री हो गए, दूसरी चीज़ों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो गए, दूसरे काम करने के लिए ज़्यादा यूजफुल हो गए। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट के हिसाब से जो मीनिंग हमें लेना है उसके लिए आना चाहिए वर्ड फ्री। ठीक है, बीइंग यहाँ पर हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है हमारा एक लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो उसके बाद एक एडजेक्टिव आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट बनकर। ठीक है, और ये बीइंग फ्री किसके लिए लगाया जा रहा है? हैंड्स के लिए लगाया जा रहा है। आवर हैंड्स वर मोर यूजफुल बीइंग, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जो कि खुद एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और हैंड्स के लिए। लेकिन ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं ये सारी की सारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती है तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, और वर्ब का एट्रीब्यूट जब चेक किया तो हमने पाया कि ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो खुद अपने बात क्या लेगी? कॉम्प्लीमेंट लेगी, और कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो सकता है। इसलिए जो सारे के सारे यहाँ पर वर्ड लिखे हुए थे एडजेक्टिव ही लिखे हुए थे, लेकिन मीनिंग के आधार पर हमें देखना था तो हमने देखा फ्री। यहाँ पर एप्रोप्रिएट उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सही है। ठीक है, आवर हैंड्स वर मोर यूजफुल बीइंग फ्री। आगे चल लेते हैं। देखिए, जितना लॉजिकल रहोगे चीजों के साथ उतना ही एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, बीइंग फ्री वी पजस, पजस का मतलब ऑन, हैव। वी पजस अजाइलिटी, अजाइलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, पहले हम उतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, जो हम चारों 2 टांग और 2 हाथों पर चल रहे थे, लेकिन जब हमारा पोस्चर चेंज हुआ, हम ज़्यादा, हमारे हाथ फ्री हो गए, यूजफुल हो गए, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई। अजाइलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी। वी पजेस अजाइलिटी एंड एक्सीलेंट बाइनोकुलर विजन, स्किल, टूल्स, एबिलिटी। देखिए, कई बार ना आसपास के शब्दों पर ध्यान दिया करो, उनके मीनिंग पर ध्यान दिया करो, आपको उससे पता चलता है कि किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए क्या कंटेक्स्ट जनरेट किया जा रहा है। अभी जो बाइनोकुलर वर्ड है, इस बाइनोकुलर, ये बाइनोकुलर यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई नाउन नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नाउन आना चाहिए जिसको बाइनोकुलर एडजेक्टिव मॉडिफाई कर सके। तो बाइनोकुलर का अगर मीनिंग आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा नाउन यहाँ पर लगाना है। बाइनोकुलर का मतलब होता है यूजिंग बोथ आईज। ठीक है, या रिलेटेड टू बोथ आईज। बोथ आईज, बाई का मतलब हो गया टू, और नोकुलर जो है साइंटिफिकली आंखों से कुछ रिलेटेड होगा। तो बाइनोकुलर, आपने बाइनोकुलर जो होती है दूरबीन वगैरह उनको भी कह देते हैं। तो बाइनोकुलर जो है यूजिंग बोथ आइज या रिलेटेड टू बोथ आइज, ये इसका मीनिंग हो गया, जो कि दोनों आंखों से रिलेट करता हो, दोनों आंखों को यूज में लाते हुए। बाइनोकुलर एडजेक्टिव का स्पेसिफिक मीनिंग हो गया। तो जब हम आइज का प्रयोग कर रहे हैं, जब हमने एडजेक्टिव ऐसा लगाया जिसके मीनिंग जो कि स्पेसिफिकली बोथ आइज के लिए यूज होगा, तो स्किल नहीं, टूल्स नहीं, एबिलिटी नहीं, विजन आना चाहिए था। ये तो फिर ऐसे ही गलत हो गए। तो कहने का मतलब ये कि वी पजेस एजाइलिटी एंड एक्सीलेंट बाइनोकुलर विजन। क्या पहले बाइनोकुलर विजन नहीं था? शायद कम हो, शायद जब हम एनिमल की तरह चल रहे थे, चारों
दोनों हाथों का, दोनों पैरों का प्रयोग करके, तब हो सकता है विजन हमारा इतना एक्सीलेंट ना हो, इतना हमारा बाइनोकुलर विजन उतना इम्प्रूव ना हो, क्योंकि उस समय पे फिर गर्दन इधर उधर घुमाना में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। फिर जब हम खड़े हो गए, पोस्चर चेंज हुआ, तो ये और आ गया हमें, और इसको हमने ऑन किया। फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 175 के ऑप्शन आपके सामने है। वी हैड इन कोर्स ऑफ टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम के बारे में मैं बता देता हूँ। ये अच्छी फ्रेज है, कहीं भी आ जाती है, ठीक है, कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कहीं पर लिखी हुई आ गई तो आपको पता होना चाहिए। इन कोर्स ऑफ टाइम, देखिए यहाँ पर ये जो इन कोर्स ऑफ टाइम है, इसका मतलब है पाथ या पैसेज, ठीक है। इन पाथ ऑफ टाइम, टाइम जैसे जैसे जा रहा है तो उसी पाथ की बात की जा रही है जिस पाथ पर टाइम जा रहा है। यहाँ पर THE दा भी लगा हो सकता था, इन द कोर्स ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक मीनिंग ये हो गया। इसका मीनिंग ये भी निकल के आ जाता है, एज, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पासेस होता रहा तो ये चीजें होती रही, ये मीनिंग भी इसका निकल के आता है। अब देखो, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है और यहाँ पर कुछ हुआ तो एक पीरियड के बाद ही कुछ हुआ, ठीक है, तो दोनों मीनिंग को ये कंटेक्स्ट के हिसाब से कन्वे कर देता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक डिफरेंस और मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि अगर हम इन द कोर्स ऑफ ए कोई स्पेसिफिक पीरियड लिख देते हैं, यहाँ पर तो हमने टाइम लिख रखा हुआ, ये ऐसी फ्रेज यूज हो जाती है जैसे आपके क्लोज टेस्ट में यूज हो रही है, इन कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड को मैं यहाँ पर लिख दूं, मैं यहाँ अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड को लिख दूं, मैं इस तरह से लिख दूं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी, इन द कोर्स ऑफ कोई भी स्पेसिफिक पीरियड 1940s मान लो, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, ये एक स्पेसिफिक पीरियड लिख दिया, एक डिकेड लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ 1940s, या कुछ और भी लिखा हो सकता था, कोई सेंचुरी लिखी हो सकती थी, कोई और दूसरा स्पेसिफिक टाइम लिखा है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, या एज समथिंग हैपन्स, एज टाइम पासेस, ये इसका दूसरा वाला मीनिंग निकल के आ जाता है। इसके अलावा हम इन द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ यूज कर लेते हैं, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, इसका मीनिंग भी यही रहता है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, या एज टाइम पासेस। ये जो पहली वाली मैंने बताई थी उसी का सिनोनियम है, इन द कोर्स ऑफ टाइम लिख दो या ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लिख दो। तो यहाँ पर ये फ्रेज, एक एडवर्ब टाइम फ्रेज यहाँ पर यूज की गई है, वी हैड इन कोर्स ऑफ टाइम मैनी ऑफ अदर प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टूल्स, ठीक है। तो 175 में क्या ऑप्शन है, लॉस्ट, एक्वायर्ड, डिमांडेड, फॉरगेटन। देखिए लॉस्ट तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, यहां पर हो जाना चाहिए एक्वायर्ड। डिमांड जब हम करते हैं ना तो किसी अदर पर्सन से, किसी कोई डीटी हो सकती है, कोई गॉड से भी डिमांड नहीं कर सकते, गॉड से हम प्रे करते हैं। डिमांड जब हम करते हैं तो किसी अथॉरिटी से कर सकते हैं, किसी पर्सन से करते हैं। और डिमांड का मीनिंग भी ऐसा ही है, टू आस्क फॉर समथिंग फोर्सफुल्ली फ्रॉम समवन, कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ डिमांड किया, कुछ प्री कंडीशंस को डिमांड किया, एक्वायर कर लिया हमने। फॉरगॉट और लॉस्ट का तो मीनिंग ही एकदम अपोजिट हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ एक्वायर कर रहे हैं, और एक्वायर का मतलब ही होता है टू गेट और ऑब्टेन समथिंग। तो जैसे जैसे समय बीतता रहा हमने वो प्री कंडीशंस भी एक्वायर कर ली, जो कि टूल्स के लिए जो है रिक्वायर्ड थी। अब आगे 176 में देख के पता चलेगा क्या आना है। फिलहाल अगर हम इतना समझे तो यहाँ पर एक्वायर का मतलब हो जाएगा टू गेट और ऑब्टेन समथिंग। एक मीनिंग तो यही हो गया इसका। दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है टू लर्न स्किल्स, हैबिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो नई स्किल्स हैं, जो नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो प्री कंडीशंस बोला जा रहा है, जो मैनी ऑफ द प्री कंडीशंस बोला जा रहा है, जो कि रिक्वायर्ड थी टूल्स के लिए, वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को या स्किल्स को ही रिफर कर रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमने कैरेक्टरिस्टिक, वो स्किल्स
धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय चलता रहा एक्वायर कर ली, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 175 को जाना चाहिए था, दूसरा जो कि ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से यहाँ आ जाएगा 175 में। वी हैड इन कोर्स ऑफ टाइम एक्वायर्ड मैनी ऑफ द प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टूल्स, डूइंग टूल्स, शार्पनिंग टूल्स, ब्रेकिंग टूल्स। देखिए शार्पनिंग और ब्रेकिंग का तो मतलब ही नहीं है। शार्प तो आप तब करोगे किसी चीज को जब कोई चीज आपके पास हो, ठीक है। टूल्स ऐसा तो थे नहीं कि इन लोगों के पास पहले से बने बनाए थे, यहाँ पर मेकिंग आ जाएगा। वो सारी प्री कंडीशंस हमने एक्वायर कर ली जो कि टूल्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड थी। डूइंग का भी कोई मीनिंग नहीं है, अपसर्ड मीनिंग आ जाएगा, और ब्रेकिंग का भी नहीं है। यहाँ पर टूल्स को ब्रेक करने की बात नहीं, मेकिंग की बात हो रही है। सीधे सीधे अगर आप शब्दों के मीनिंग जानते हैं और इस कंटेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं, तो बहुत आसान पैसेज है, भारी नहीं है, ठीक है। कुछ आ जाते हैं डिफिकल्ट, टिपिकल, जहां पर हमें आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो चारों आसान शब्द दिए गए हैं और सेंटेंसेस भी जो आपके सामने लिखे हैं वो कोई टफ नहीं है। आगे चल लेते हैं। मोर ओवर देयर वॉज नाउ अ रियल यूज इन possessing large brain and communicating complex thoughts, pride in possessing advantage right। देखिए यूज तो हम ब्रेन का पहले भी कर रहे थे, और ऐसा तो कोई कंटेक्स्ट है नहीं कि हमें अपने जो लार्ज ब्रेन था उसमें कोई प्राइड था। यहाँ पर एडवांटेज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे अंदर चेंजेस आए, हम इवॉल्व होते गए, हमारा ब्रेन जो है इम्प्रूव होता गया, टूल्स वगैरह बना लिए, बाकी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, तो हमारा जो एडवांटेज था लार्ज ब्रेन में और कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स थॉट्स में, तो उस एडवांटेज की बात की जा रही है। अब देखिए एडवांटेज के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लगी हुई है, इन प्रीपोजिशन लगी हुई है। तो एडवांटेज के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन आ सकती है किस सिचुएशन में, इस पर बात कर लेते हैं। ये जो प्रीपोजिशन है ये भी काफी हेल्प करती है आपकी बताने में कि कौन सा वाला वर्ड लिखा जाना है। एडवांटेज ऑफ समथिंग हो सकता है, एडवांटेज ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, ठीक है। एडवांटेज के साथ हम ऑफ तब लगाते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सिचुएशन या एक्टिविटी के एडवांटेज की बात कर रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग या एक्टिविटी के एडवांटेज की बात कर रहे हो, के एडवांटेज की बात हो। एडवांटेज इन समथिंग, जब ये समथिंग किसी फील्ड को रिफर कर रहा हो, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं सी हैज एडवांटेज इन फुटबॉल बिकॉज सी हैज लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स। तो यहां पर हम फुटबॉल से क्या समथिंग को रिफर कर रहे हैं, किसी फील्ड को, किसी एरिया को, किसी जोन को, डोमेन को रिफर कर रहे हैं। एडवांटेज इन डूइंग समथिंग भी हो सकता है, एडवांटेज इन डूइंग समथिंग। जब हम यहाँ पर किसी एक्टिविटी, एक्चुअली में डूइंग में क्या लगा रहा हूँ, एक तरह से जिरंड लगा रहा हूँ। तो जिरंड क्या होती है, कोई एक्टिविटी होती है। ये तब लगा सकते हैं जब एक्टिविटी कोई, हम जनरल सेंस में किसी ब्रॉडर एक्टिविटी को रिफर कर रहे हो कि इस चीज को खेलने में, इस चीज को करने में इनका एडवांटेज रहता है। तो यहाँ पर जब हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, जनरल सेंस में यूज कर रहे हो, जनरल सेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है। ये तो एडवांटेज के साथ इन भी यूज हो जाता है। एडवांटेज के साथ टू भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एडवांटेज टू समवन। अच्छा, ये जो है एडवांटेज टू, ये हमने समवन कौन है, कोई पर्सन ही होगा, तो ये हमने रिसिपिएंट लगाया जिसको एडवांटेज मिला, जिसको प्रॉफिट, फायदा मिल रहा है। एडवांटेज के साथ आपको टू प्रीपोजिशन और फिर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरेंट फॉर्म में मिल जाएगी। कंटेक्स्ट इसका यही रहता है कि इस चीज को करने में जो एडवांटेज है वो ट्रांसफर हुआ, मतलब कि ये टू प्रीपोजिशन उस ट्रांसफर को दिखाती है कि प्रॉफिट जो है यहां पर गया। एडवांटेज टू, एडवांटेज के साथ ओवर भी आ जाता है, एडवांटेज ओवर समवन और समथिंग,
ठीक है। अब ये एडवांटेज के साथ ओवर कब लगाते हैं, जब हम समवन और समथिंग को एक कंपटीटर की तरह या एक चैलेंज की तरह ले रहे हो। कंपटीटर सही वर्ड है, चैलेंज उतना सही वर्ड नहीं है, ठीक है। जब हम किसी एक्टिविटी को या किसी पर्सन को कंपटीटर की तरह ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस एडवांटेज ओवर समवन, एडवांटेज ओवर हिम, या एडवांटेज ओवर दैट थिंग, दैट एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमें हमारे लिए लगाई गई है एडवांटेज इन। हालांकि ये जो एडवांटेज ऑफ है ना, एडवांटेज ऑफ समथिंग या एडवांटेज ऑफ डूइंग समथिंग, ये ज़्यादा यूजेबल है। 70-80% सिचुएशन में आपको एडवांटेज के साथ ऑफ ही लगा मिलेगा, लेकिन बाकी के प्रोपोर्शन भी एडवांटेज के साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, देखिए कोई प्राइड राइट तो है नहीं लार्ज ब्रेन रखने में, प्राइड का तो कंटेक्स्ट है नहीं, यूज तो हम पहले भी कर रहे थे ब्रेन का, तो यूज भी नहीं। राइट का मतलब होता है अधिकार, है ना, तो ये राइट भी नहीं आना था यहाँ पर। मोर ओवर देयर वॉज नाउ अ रियल एडवांटेज, एडवांटेज यहाँ पर ज्यादा मीनिंगफुल है, ठीक है। पहले जिस तरह से थे हम, फिर जब हम डेवलप हो गए, इवॉल्व होने लग गए, तो एक एडवांटेज था, और वो एडवांटेज क्या था, एडवांटेज इन पजेसिंग अ लार्ज ब्रेन। एंड अब देखिए, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है आगे की फ्रेज को, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है आगे की फ्रेज को। किसे जोड़ा जा रहा है, इस प्रीपोजिशन के बाद ये जो जिरेंड लिखा है, इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को इस प्रीपोजिशनल फ्रेज से जोड़ा जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन। तो जब यहाँ पर इन एडवांटेज के साथ यहाँ पर इन आया, एडवांटेज इन पजेसिंग, तो यहाँ भी वही आएगा एडवांटेज इन कम्युनिकेटिंग, तो इन प्रीपोजिशन यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड कंजंक्शन कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, सेम रैंक की, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, और एडवांटेज के साथ जब हम यहाँ पर इन लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी इन लगाएंगे, और बाकी के ये वाले प्रीपोजिशन तो एडवांटेज के साथ संभव ही नहीं है, जोन से वाले संभव है वो आपको बता चुका हूँ, ये तो किसी मीनिंग में आएंगे नहीं, इनका तो मीनिंग अलग है। अबाउट का मतलब हो जाता है कंसर्निंग, ठीक है, या रिलेटिंग या रिलेटेड। अपॉन भी किसी सरफेस को रिफर करता है, जब किसी सरफेस पे कोई मूवमेंट होती है तो उसको रिफर करने के लिए उस कंटेक्स्ट में हम अपॉन को यूज करते हैं। ओन भी किसी सरफेस को ही रिफर करता है, किसी डे को, किसी स्पेसिफिक डे को, किसी स्पेसिफिक डेट को रिफर कर देता है। तो यहाँ पर भी क्या आना था, 178 में फर्स्ट आ जाना था इन प्रीपोजिशन। आगे देख लेते हैं, इन कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स थॉट एनीवे अदर थिंग्स was equal, being equal, being are equal। देखो जी, ये जो was है और ये जो are है, ये क्या है, ये हो जाएंगी यहाँ पर मेन वर्ब, और अगर मेन वर्ब लग गई और यहाँ पर लग गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ये हो गई एक क्लोज, एक क्लोज ये हो गई, और एक क्लोज हो गई आपकी ये इट इज बेटर, ये सब्जेक्ट लग गया, इज लग गई मेन वर्ब, तो आपके पास हो गई दो क्लोजेस। अब अगर दो क्लोजेस हो गई आपके पास, तो आपको दो क्लोजेस जोड़ने के लिए चाहिए कंजंक्शन, और कंजंक्शन पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं लिख रहा, पूरे सेंटेंस में कहीं कंजंक्शन नहीं लिख रहा, एनीवे कंजंक्शन नहीं है, वो एक मोर ओवर, ये एक एडिशनल वर्ड है, ठीक है, एक फर्दर उसको मीनिंग देने के लिए। हालांकि कंजंक्शन कहीं लिखा नहीं है, तो हम जब हमारे पास कंजंक्शन नहीं है तो हम दो क्लोजेस नहीं बना सकते, तो वाज और आर को तो हटा दो, ये तो आपकी वैसी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से हट गए। अब एक्चुअली में बीन आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए। बीन अगर आप लगाओगे तो आप लगा रहे हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। और बीइंग अगर आप लगाओगे तो आप लगाओगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब तो हम लगा ही नहीं सकते, इसलिए तो हमने वाज और आर हटा दिया। और देखो अदर थिंग्स तो वैसे ही प्लूरल था, तो उसके साथ तो वाज आना भी नहीं था, अगर वर लिखा होता तो भी नहीं लिखता मैं ये कह रहा हूँ। तो बीइंग और बीन को, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब इसको आप कंसीडर कर नहीं सकते, मेन वर्ब कंसीडर नहीं कर सकते, इट मींस इसको पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करना पड़ेगा। बीइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप मेन वर्ब कंसीडर कर नहीं सकते, तो इसको क्या करना, कंसीडर करना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब आपको देखना ये है कि हमें यहाँ पर अदर थिंग्स और इक्वल के बीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल की आवश्यकता है या पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर जो भी वर्ड लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगे या पास्ट पार्टिसिपल लगे, दोनों के दोनों पार्टिसिपल जो होते हैं एडजेक्टिव ही होते हैं, और एडजेक्टिव जो है
किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाए जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन है नाउन प्रोनाउन? यहाँ पर तो यही है ना, नाउन फ्रेज तो ये लिखी है। अरे यार, नाउन फ्रेज क्या लिखी है आपकी? अदर थिंग्स। थिंग्स हो गया नाउन और अदर हो गया उसके लिए डिटर्मिनर, क्योंकि मोर देन वन के लिए यूज होता है तो प्लूरल लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो भी एडजेक्टिव आएगा, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग आए, चाहे पास्ट पार्टिसिपल बीन आए, वो इस नाउन के लिए आएगा, इस नाउन फ्रेज के लिए आएगा। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बीच का एक और डिफरेंस आपको बताता हूं। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए लगाए जाते हैं वो नाउन, चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए लगाए गए हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इंफॉर्मेशन जिस नाउन के लिए दी गई है, वो नाउन ही उनका डूअर होता है। सब्जेक्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसके बारे में दी गई है। इंग्लिश में सब्जेक्ट का मतलब करता नहीं होता, इंग्लिश में सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए लगाया गया है वो नाउन ही उसका डूअर होता है। जैसे मैं कहूं यहां पर स्विमिंग, स्विमिंग गर्ल, तो गर्ल हो गया नाउन, स्विमिंग हो गया एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये गर्ल के लिए लगाया गया है। तो गर्ल सब्जेक्ट तो है ही इसका, क्योंकि गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या गर्ल को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है। लेकिन गर्ल जो है ना, इसका डूअर है, गर्ल ही तो स्विम कर रही है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर लाफिंग बुद्धा, तो लाफिंग बुद्धा का मतलब क्या है? बुद्धा लाफ कर रहा है। तो इस लाफिंग जो एक्टिविटी हो रही है, इसका डूअर कौन है? वो बुद्धा, जिसके लिए लाफिंग एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया गया है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जिसके लिए लगाए जाते हैं वो डूअर नहीं होते। जैसे मैं यहां पर लिखूं, जैसे मैं यहां पर लिख दिया मैंने बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग लिख दिया मैंने, तो एग हो गया नाउन और बॉइल्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को कह रहा हूं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए तो वो एडजेक्टिव हो गई, एडजेक्टिव हो गई मतलब पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन क्या एग बॉयल कर रहे हैं? यहाँ पर गर्ल स्विम कर रही थी, यहाँ पर बुद्धा लाफ कर रहा था, लेकिन क्या एग ने किसी को बॉयल किया है? नहीं, एग को बॉयल किया गया है। ठीक है, एग को बॉयल किया गया है। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ये पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं। पैसिव मीनिंग कन्वे करने का मतलब है कि एक्शन किसी और के द्वारा किया गया है। एग ने किसी को बॉयल नहीं किया, एग को बॉयल किया गया है किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स का सेंस आ जाता है। तो ये कहा जाता है कि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। मतलब जिस नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए वो लगाए जाते हैं वो नाउन प्रोनाउन ही उनका डूअर होता है। बुद्धा लाफ कर रहा है, बुद्धा को। ठीक है, तो ये जो है एक एक्टिव मीनिंग कन्वे करने वाले वर्ड होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब आप यहाँ पर ये लगाइए कि आपको पैसिव मीनिंग कन्वे करने वाला वर्ड चाहिए, एक्टिव मीनिंग कन्वे करने वाला। देखिए, अदर थिंग्स को किसी के इक्वल नहीं किया गया है, अदर थिंग्स खुद इक्वल हो रही हैं। और आगे क्या लगाया गया है? आगे लगाया गया है एक कॉम्प्लीमेंट। इक्वल क्या है? एडजेक्टिव है, और कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है। कॉम्प्लीमेंट अगर लगाया गया है तो इट मीन्स यहां पर जो वर्ब आएगी वो एक्टिव फॉर्म में ही आएगी। तो यहां पर हो जाना चाहिए था बीइंग। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो थिंग्स है वो खुद इक्वल हो रही है, उन्होंने किसी दूसरे को इक्वल नहीं किया है। तो यहां पर अदर थिंग्स बीइंग जो लगाया गया है अदर थिंग्स के लिए लगाया गया है, और अदर थिंग्स ही बीइंग का एक तरीके से इनडायरेक्ट डूअर हो रहा है। तो यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब आपको लगानी थी, जो कि हो जाएगी बीइंग। बीइंग इसीलिए गलत हो गया। फिर से समझ लीजिए, अदर थिंग्स ने किसी को दूसरे को इक्वल नहीं किया गया, अदर थिंग्स खुद इक्वल हो रही है। नहीं ऐसा है कि किसी ने आकर अदर थिंग्स को इक्वल कर दिया। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इट इज बेटर टू बी स्मार्ट टू बी इन्फिनिट टू बी स्टूपिड। अगर देख लेते हैं, इट इज बेटर टू बी स्मार्ट। देखिए, इट फिर से एक सब्जेक्ट लगा है, लिंकिंग वर्ब लग गई, बेटर लग गया एडजेक्टिव, टू बी स्मार्ट, टू बी इन्फिनेटिव जो है इस प्रोनाउन के लिए लगाया गया है, एडजेक्टिव ही लूंगा मैं। और चूंकि इन्फिनेटिव में बी एक लिंकिंग वर्ब है तो उसने अपने बाद एडजेक्टिव ले लिया। अब यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए? 179 में 180 देख लेते हैं। 180 के ऑप्शन ये रहे, नॉट टू बी स्टूपिड रादर देन अनलेस। इट इज बेटर, अगर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो हमें लगाना चाहिए यहाँ पर देन।
ठीक है, देन यहाँ पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो गया इन दोनों इन्फिनेटिव को जोड़ने के लिए, टू बी स्मार्ट देन टू बी स्टूपिड, इट इज बेटर टू बी स्मार्ट देन टू बी स्टूपिड। ठीक है, रादर नहीं लगा सकते थे, अनलेस कंजंक्शन हो जाता है, कंजंक्शन के में यहाँ पर सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है वो नहीं आ सकता, मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो जब कंपेरेटिव इंटेंडेड मीनिंग है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन कंपैरिजन के लिए तो लगाते हैं, नोट भी नहीं आना था। ये हो गए आपके 180 से जो है आज के 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। इसी तरह से जो है लॉजिकली चीज़ों को सोचते हुए करना है, इसी तरह की अप्रोच जो है आपको अपनानी है। धीरे 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 जो है जैसे जैसे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी, आपको ये चीज़ें पकड़ में आती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।